गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे नेपाल से। नेपाल की राजधानी काठमांडू में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और राजशाही समर्थकों के बीच झड़प हुई है। ये तब हुआ जब राजशाही और हिंदू राष्ट्र बहाली की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे लोग और पुलिसकर्मी आमने सामने हो गए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कई घरों, इमारतों और वाहनों में आगजनी की है। बिगड़ी स्थिति के बाद थिम्पू, सिन्हा, मंगल और कोटेश्वर इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक शुक्रवार को हालात तब बिगड़ने शुरू हुए जब प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश करते हुए पुलिस पर पत्थर फेंके। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इससे भड़के प्रदर्शनकारियों ने एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, एक राजनीतिक पार्टी के मुख्यालय और एक मीडिया हाउस की इमारत में आग लगा दी। इस घटना में 12 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। काठमांडू में राजशाही समर्थक, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और अन्य कई समूह शुक्रवार के इस प्रदर्शन में शामिल हुए। ये लोग राजशाही समर्थक नेपाल के राष्ट्रीय झंडे लहरा रहे थे। इन हाथों में पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह की तस्वीरें थी। ये लोग राजा आओ, देश बचाओ और हमें राजशाही वापस चाहिए जैसे नारे लगा रहे थे। काठमांडू में तनाव की स्थिति को देखते हुए विशेष बलों को तैनात किया गया है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्या आपको लगता है कि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह का समर्थन बढ़ रहा है? नेपाल ने 2008 में एक संसदीय घोषणा के माध्यम से अपनी 240 साल पुरानी राजशाही को समाप्त कर दिया था। इसके बाद नेपाल को हिंदू राष्ट्र की बजाय एक धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया। हालिया महीने में देश में कुछ संगठन फिर से राजतंत्र की वापसी की मांग कर रहे हैं, खासतौर से पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह की ओर से लोकतंत्र दिवस 19 फरवरी को एक वीडियो संदेश में सार्वजनिक समर्थन की अपील के बाद राजशाही की बहाली की मांग उठी है। इसी महीने की शुरुआत में ज्ञानेन्द्र शाह देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक स्थलों का दौरा करने के बाद त्रिभुवन हवाई अड्डों पर उतरे थे, तो राजशाही समर्थकों ने उनके समर्थन में रैलियां निकाली थी। इसके बाद से लगातार कि नेपाल में हिंदू राजशाही को बहाल करने के पक्ष में मजबूत आंदोलन जोर पकड़ रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि राजशाही समर्थक भावना के पीछे मुख्य कारणों में से एक भ्रष्टाचार और आर्थिक गिरावट से जनता की निराशा है। हम बात करें म्यांमार में आए भूकंप के बारे में। म्यांमार में आए बेहद ही शक्तिशाली भूकंप ने मांडले शहर में भयानक तबाही मचाई है। 7.7 तीव्रता के ताकतवर भूकंप ने मांडले को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने स्थानीय लोगों के हवाले से बताया कि शक्तिशाली भूकंप के बाद बड़ी संख्या में इमारतें धराशायी हो गई हैं। लगभग 16 लाख की आबादी वाले मांडले वही शहर है जहां पर कभी ब्रिटिश साम्राज्यवादी हुकूमत के दौर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लंबे समय तक कैदी बनाकर जेल में रखा गया था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने रॉयटर्स को बताया कि उसने एक 5 मंजिला इमारत को अपनी आंखों के आगे ढहते हुए देखा। उसने बताया कि जब सब कुछ हिलने लगा तो हम सभी घर से बाहर भागे। शहर में लोग सड़कों पर डर के मारे घरों के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि दुकान ढह गई जिसके अंदर कई लोग फंस गए। म्यांमार में शुक्रवार दोपहर 7.7 तीव्रता का भीषण भूकंप आया। इसके 12 मिनट बाद ही 6.4 तीव्रता का आफ्टर शॉक महसूस किया गया। थाईलैंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज ने कहा कि भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी और इसका केंद्र मांडले शहर के पास था। म्यांमार की राजधानी नेपिडा और सबसे बड़े शहर यंगून में भूकंप के झटकों से धरती कांप उठी। 6 राज्यों में लगाया गया आपातकाल। रिपोर्ट के अनुसार मांडले में भूकंप का व्यापक असर हुआ है। शहर में कई इमारतें ढह गई हैं। मांडले और यंगून के बीच की कई सड़कें क्षतिग्रस्त और टूट गई हैं। म्यांमार की सेना ने देश के मध्य भाग में आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी है। इसमें मांडले और राजधानी नेपिडा शामिल है। इसके अलावा सागाइंग, बागो, मैगवे के साथ पूर्वी शान राज्य में भी आपातकाल घोषित किया गया है। इरावदी नदी के तट पर बसा मांडले शहर म्यांमार की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी है। यहाँ लगभग 16 लाख लोग रहते हैं। यहाँ बौद्ध मठ और विशाल महल है जहाँ से कभी राजाओं ने देश पर शासन किया। पूर्व रॉयल पैलेस में म्यांमार के राजा रहते थे जिसे तब बर्मा के नाम से जाना जाता था। 1885 में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने इस पर कब्जा कर लिया और अंतिम राजा को निर्वासन में भारत जाना पड़ा। ब्रिटिश काल में मांडले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचार का प्रतीक बन गया। मांडले की जेल में बड़ी संख्या में भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता रहा। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और आज़ाद हिंद फौज के नेता सुभाष चंद्र बोस को भी अंग्रेजों ने 1924 से 27 तक मांडले की जेल में रखा था। 3 साल तक इस जेल में रहने को नेताजी ने एक सम्मान के रूप में लिया क्योंकि इसी जेल में उनसे पहले लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक को रखा जा चुका था। बात करें ममता बनर्जी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिए जा रहे भाषण के दौरान कुछ लोगों ने हंगामा किया और पोस्टर दिखाकर विरोध जताया। ये लोग राज्य में हुई चुनावी हिंसा
और आरजी कर कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या केस को लेकर सवाल उठा रहे थे। ममता बनर्जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलांग कॉलेज में सामाजिक विकास, बालिका और महिला सशक्तिकरण विषय पर भाषण दे रही थी। करीब 30 मिनट बाद कुछ लोगों ने उनके भाषण को बीच में रोककर नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 2023 टीएमसी की तरफ से कराई गई चुनावी हिंसा जैसे नारों वाले पोस्टर दिखाए। उन्होंने टाटा ग्रुप के बंगाल छोड़ने के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि टाटा अब खड़गपुर और राजराहट में उद्योग लगा रहे हैं। जब विरोध करने वालों ने आरजी कर कॉलेज के पास के केस पर सवाल उठाया तो ममता बनर्जी ने कहा यह मामला कोर्ट में, इसकी जांच केंद्र सरकार की एजेंसी कर रही है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि वह राजनीति यहाँ मत करें, आप मुझसे मेरे राज्य में राजनीति कर सकते हैं। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीति गर्मा गई है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने इस देश की छवि खराब करने की कोशिश बताया, जबकि सीपीआईएम की छात्र इकाई एसएफआई ने कहा है कि सीएम छात्र के गुस्से से बच नहीं सकती। मामले में टीएमसी नेता कुणाल घोष ने प्रदर्शनकारियों को वामपंथी समर्थक जो बंगाल के अतीत को भूल गए हैं बताया और कहा कि उन्होंने सवाल जवाब सत्र में भाग लेने के बजाय हंगामा किया। वहीं एसएफआई नेता देवचंदन दास ने कहा कि ममता बनर्जी को हर जगह सवालों का सामना करना पड़ेगा कि बंगाल में शिक्षा और छात्रों के अधिकार लगातार कम हो रहे हैं। भाजपा ने भी मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता सजल घोष ने कहा एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुख्यमंत्री को देश की छवि को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए थी। कांग्रेस नेता अधीर चौधरी ने भी मुख्यमंत्री से बताने को कहा कि इन विदेशी दौरों से कितना निवेश राज्य में आया। बात करें हम टेस्ला की। टेस्ला की कारों को आग लगाने और उनमें तोड़फोड़ करने के एक आरोपी को पुलिस ने लॉस वेगास से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान पॉल हेओन किम 33 वर्ष के रूप में हुई है। आरोपी ने टेस्ला की कारों पर गोलाबारी भी की, साथ ही टेस्ला के शोरूम के कांच पर नस्लभेदी भी लिख दिया। आरोपी युवक ने बीती 18 मार्च को टेस्ला के सर्विस सेंटर पर हमला किया था, जिसके चलते उसके खिलाफ राज्य और संघीय दोनों अदालतों में आरोप तय हुए। गुरुवार को उसे संघीय सरकार से हिरासत में ले लिया। किम पर आगजनी, विस्फोट रखने और वाहन पर गोलाबारी करने का आरोप लगा है। साथ ही किम पर अवैध रूप से हथियार रखने का भी आरोप है। आरोपी को आज लास वेगास की संघीय अदालत में पेश किया जाएगा। अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपी ने कार पर पेट्रोल बम और अन्य ज्वलनशील पदार्थ फेंका। इसके बाद उसने कारों पर कई राउंड फायरिंग की। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी टेस्ला की कारों और शोरूम पर हमले की अन्य घटनाओं में शामिल तो नहीं है। गौरतलब है कि इन दोनों पूरे अमेरिका में टेस्ला की कारों, उसके शोरूम और सर्विस सेंटर्स को निशाना बनाया जा रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार सत्ता में आई है और ट्रंप ने एलन मस्क को सरकारी दक्षता विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है, इसके बाद से एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की कारों को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल मस्क ने सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख रहते हुए संघीय सरकार के खर्चों में कटौती के लिए बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है, जिसे लेकर लोगों में मस्क के खिलाफ नाराजगी है और वे गुस्से में टेस्ला की कारों को निशाना बना रहे हैं। आइए हम बात करें भारत के हेलीकॉप्टर प्रचंड की। भारत ने 156 मेड इन इंडिया प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला लिया है। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH है। रक्षा अधिकारी के हवाले से आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS की आज हुई बैठक में फैसला लिया गया है। रक्षा अधिकारी ने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने इस वित्त वर्ष में 2.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस खरीद से रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की बढ़ेगी, बल्कि हथियारों के स्वदेशीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि अभी तक HAL ने 15 प्रचंड हेलीकॉप्टर बनाए हैं, जिनमें भारतीय वायुसेना के लिए 10 और सेना के लिए 5 LCH प्रचंड शामिल हैं। LCH प्रचंड में 2 लोग बैठ सकते हैं। यह 51.10 फीट लंबा, 15.5 फीट ऊंचा, पूरे सैन्य साजो सामान के साथ इसका वजन 5800 किलोग्राम है। इस पर 700 किलोग्राम के हथियार लगाए जा सकते हैं। वहीं अधिकतम रफ्तार 268 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रचंड की रेंज 550 किलोमीटर है। ये लगातार 3 घंटे 10 मिनट तक उड़ान भर सकता है। यह वजन के साथ 16,400 फीट की ऊंचाई पर भी टेक ऑफ कर सकता है। इसके अलावा प्रचंड में 20 मिलीमीटर की एक तोप भी लगी है। रक्षा विशेषज्ञ और सेना के रिटायर्ड अधिकारी वत्स रोहित कहते हैं कि LCH प्रचंड के बड़े प्रतिद्वंदी US अपाचे और AH-1Z वाइपर जैसे पारंपरिक खिलाड़ी निसंदेह ताकतवर हैं, लेकिन अपाचे की महंगी कीमत $30 मिलियन से अधिक और AH-1Z वाइपर की कीमत $20 मिलियन से अधिक के साथ ही अमेरिकी विदेश नीति के चलते निर्यात पर लगी सीमाओं की वजह से उन्हें हासिल करना इतना आसान नहीं है। वहीं अपाचे के प्रतिद्वंदी के तौर पर देखे जाने वाले यूरोकॉप्टर टाइगर की कीमत $40 मिलियन से अधिक है, जिसके चलते उसे खरीद पाना हर देश के बस में नहीं है। फ्रांस और स्पेन यूरोकॉप्टर टाइगर के अपग्रेड पर विचार कर रहे हैं। ये हम बात करें अमेरिका के फाइटर जेट F-35 की। क्या रूस अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को दुनिया के बाजार से उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा है? चीन और भारत के बाद रूसी 5th जनरेशन फाइटर जेट
Su-57 अब ब्राज़ील अपना दम दिखाने पहुंचा है। रूस ने अपने अत्याधुनिक फाइटर जेट को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में लार्ड 2025 हथियारों के प्रदर्शन में भेजा है। Su-57 को बनाने वाली दूसरी कंपनी डोसो बोरोन एक्सपोर्ट ने लार्ड 2025 प्रदर्शनी में Su-57 को भेजने की पुष्टि की है। ये प्रदर्शनी 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि साल 2019 के बाद रूस ने अपने हथियारों को ब्राज़ील में होने वाले इस प्रदर्शनी में भेजना बंद कर दिया था, लेकिन अब करीब 6 सालों के बाद उसने फिर से हिस्सा लेने का फैसला किया है। डोसो बोरोन एक्सपोर्ट कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कंपनी की कोशिश किसी भी देश की सेना के लिए अत्याधुनिक हथियार बनाने की है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट ही नहीं है, बल्कि रूस ने Mi-17 1SH KA-52E हेलीकॉप्टर और Su-57E और Su-35 फाइटर जेट भी शामिल है। इसके अलावा रूस ने ब्राज़ील में अपने टैंक सपोर्ट कॉम्बैट व्हीकल BMPT और T-90MS टैंक को भी भेजा है। वहीं रूस ने अपने सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को ब्राज़ील के प्रदर्शन में भेजा है। आपको बता दें कि भारत पहले से ही रूसी S-400 खरीद चुका है और रूस ने फिलहाल Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर भारत को ऑफर दिया हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले Su-57 फाइटर जेट नवंबर 2014 में जुलाई में चाइना एयर शो और बेंगलोर में एयर इंडिया 2025 एयर शो में भी हिस्सा ले चुका है। रूसी कंपनी ने भारत में ही Su-57 फाइटर जेट के प्रोडक्शन की पेशकश की है। इसके अलावा रूस ने भारत को ऑफर दिया हुआ है कि अगर भारत रूसी जेट खरीदने के लिए तैयार होता है तो भारत के एमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट के निर्माण में मदद देगा। इसके अलावा रूस ने भारत को ये भी ऑफर दिया कि अगर भारत और रूस मिलकर जॉइंट प्रोडक्शन के तहत इस फाइटर जेट को बनाते हैं तो भारत इसकी बिक्री भी कर सकता है। माना जा रहा है कि रूस की कोशिश ब्राज़ील को अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट बेचने की है। हाल ही में अल्जीरियाई मीडिया ने कहा है कि रूस और अल्जीरिया में Su-57 फाइटर जेट को लेकर महत्वपूर्ण सौदा कर लिया गया है। हालांकि अभी तक दोनों पक्षों में किसी ने भी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा रूस ने अभी तक साफ शब्दों में नहीं कहा है कि क्या वो ब्राज़ील या किसी और से लैटिन अमेरिकन देश को Su-57 फाइटर जेट बेचना चाहता है या नहीं, लेकिन मॉस्को के अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि Su-57 फाइटर जेट के जॉइंट प्रोडक्शन के लिए रूस के दरवाजे खुले हुए हैं। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.